Good morning and welcome to Advait Humanity classes. Today we are going to take up a new chapter, that is government budget of macroeconomy for class 12. Let us start government budget. Now first let us understand the meaning of government budget. आपको पता है कि बजट घर का भी होता है. हम कोई भी हाउस होल्ड में इनकम होता है और एक्सपेंडिचर होता है, तो हम उसको बजट बनाते हैं कि हमें हमारा कितना इनकम और कितना हमें खर्चा करना है, इसके हिसाब से. उसी तरह से गवर्नमेंट का भी अपना बजट होता है. गवर्नमेंट भी अपना इनकम को एस्टिमेट करता है कि हमारा इस साल और उस फाइनेंशियल ईयर में कितना गवर्नमेंट का इनकम होगा और किस तरीके से वो इनकम को स्पेंड करेगा. वैसे आमतौर पे हाउस होल्ड का बजट जो होता है इनकम आने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ कहाँ खर्चा करना है. लेकिन गवर्नमेंट बजट जो होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट एक कमिंग ईयर का बजट पहले ही बना लेता है कि उसे कितना इनकम आएगा और किस तरह से वो क्या एक्सपेंडिचर करेगा. तो पहले वो डिसाइड करता है क्या क्या एक्सपेंडिचर करना है, अकॉर्डिंगली इट कलेक्ट इनकम. तो उसी तरह से यहाँ पे क्या पहले मीनिंग देखते हैं क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट? सो इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट. एनुअल मतलब होता है ईयर वाइज, हर साल गवर्नमेंट अपना बजट बनाता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एनुअल स्टेटमेंट. व्हाट डज इट, एक स्टेटमेंट होता है ना, जैसे स्टेटमेंट हो गया, ये हो गया आपका स्टेटमेंट, जैसे देख लो. उस तरह से एनुअल स्टेटमेंट होता है जिसमें कि क्या शो करते हैं, शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर. एक साल के दौरान उसे कितना अनुमान, एस्टिमेटेड मतलब अनुमान लगाया हुआ कि व्हाट दे आर गोइंग टू गेट. रिसिप्ट मतलब कितना इनकम आएगा उसके पास, और हाउ दैट इनकम विल बी स्पेंड इन ए वन फिस्कल ईयर. मान लो 2021-22 हो गया, इसका बजट है. तो बजट क्या होता है कि गवर्नमेंट का इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हम बजट बोलते हैं. गवर्नमेंट अपना इनकम क्या उसका रिसिप्ट होगा, ऑन हाउ दैट रिसिप्ट विल बी स्पेंड on various item, and that statement itself is called a budget. So government prepare a budget for every year, and this is it is the annual. Why it is called annual? Because this is every year it is produced, and that is why it is called annual statement. Now next one is that it is what does that statement show? It show the showing the item wise receipt and expenditure. It is called estimated. Why it is called estimated? Because क्यों हम इसको एस्टिमेट बोलते हैं, क्योंकि अनुमान लगाया हुआ होता है. अनुमान लगाया मतलब होता है कि एक साल पहले ही हम बना, मतलब जैसे अगले साल का बजट का हम पहले ही बना लेंगे, गवर्नमेंट बना लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं अनुमान लगाया हुआ. अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाहता है इस बजट के थ्रू. गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाहता है इस बजट के थ्रू, तो इसके लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है. सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो भी गवर्नमेंट का रिसोर्स होता है उसको बांटना होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. कहाँ कहाँ पे हम जो गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज है उसको लगाएंगे. देखो वो डिपेंड करता है प्रायोरिटी के ऊपर, या वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देता है, या अगर मान लो गवर्नमेंट को लगता है कि एग्रीकल्चर को ज़्यादा डेवलप करना है तो एग्रीकल्चर में ज़्यादा पैसा एलोकेट किया जाएगा. इंडस्ट्री को लगता है तो इंडस्ट्री में ज़्यादा पैसा एलोकेट किया जाएगा. तो इस तरह से रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना, एलोकेट करना, डिपेंडिंग अपॉन द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटी. कि सोशल प्रायोरिटी मतलब क्या होता है कि क्या क्या चीज़ हमें मान लो कि पॉवर्टी हटाना है, या और भी इनइक्वालिटी ख़त्म करना है, या गरीब लोगों को के लिए स्कीम लॉन्च करना है. तो ये सारे प्रोग्राम और पॉलिसी जो होते हैं ना उसको हम बोलते हैं सोशल प्रायोरिटी. और इकोनॉमिक प्रायोरिटी मतलब कौन सा एरिया कम डेवलप है, कौन सा एरिया ज़्यादा डेवलप है, एग्रीकल्चर को डेवलप करना है या इंडस्ट्री को डेवलप करना है, इसके बेसिस पे वो प्लान गवर्नमेंट क्या करता है कि अपना जो भी रिसोर्स है उसको एलोकेट करता है. तो इस तरह से पहला प्रायोरिटी ये पहला जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम बोलते हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. दूसरी बात है कि इसके अंदर हमें अब देखो क्या होता है ना कि रिसोर्स को एलोकेट करने के समय गवर्नमेंट किस चीज़ में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना उसको ध्यान में रखता है. अब सबसे पहले इसमें ये है कि गवर्नमेंट डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ लग्जूरियस आइटम. कैसे? उस पर टैक्सेस वगैरह ज़्यादा लगा देता है, और जब टैक्सेस लगाता है तो लोग उसको कम खरीदेंगे, तो कम चीज़ बनाया जाएगा.
और वो कम बनेगा, और इस तरह से उसको डिस्करेज करता है। और जो चीज़ कॉमन आदमी का यूज़ का है या एवरीबडी कैन यूज इट, ऐसे चीज़ को वो एनकरेज करता है। किस तरह से? सब्सिडी देके, उसको टैक्स कंसेशन देके, जिससे कि लोग उसको प्राइसेस कम हो जाए मार्केट में, लोग उसको खरीदे, और इस तरह से वो सारी चीज़ प्रोड्यूस हो जो कि आम लोगों के लिए जरूरत पड़ता है। तो इस तरह से हम देखते हैं गवर्नमेंट क्या करता है कि रिसोर्सेज को एलोकेट करता है अलग अलग चीज़ों पे, जिससे कि ओवरऑल डेवलपमेंट और मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी कैन टेक प्लेस। उसके बाद एलोकेशन, गवर्नमेंट रेफर्स टू प्रोविजन ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट कमोडिटीज बाय गवर्नमेंट टू पब्लिक कॉल्ड पब्लिक गुड्स। देखो और एक चीज़ है कि आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे गुड्स होते हैं जिसको हम पब्लिक गुड्स बोलते हैं। पब्लिक गुड मतलब वो गुड जो कि कैन बी यूज बाय एनीबडी, जैसे कि पब्लिक पार्क हो गया, रोड हो गया, ये सबको यूज कर सकता है, और कोई नोबडी कैन क्लेम दैट दिस बिलोंग टू देम। कोई ये नहीं बोल सकता है कि मेरा है, हर आदमी यूज कर सकता है। तो ऐसे चीज जो कि सब आदमी के यूज के लिए हो सकता है, वहां पे गवर्नमेंट पैसा एलोकेट करता है, जिससे कि एवरीबडी कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस। सो दिस इज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ budget, that is reallocation of resources. Then we have the second objective, that is called redistribution of income. देखो redistribution of income, आपको पता है कोई भी इकोनॉमी में इक्वल रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। हर कुछ लोगों को ज़्यादा रिसोर्सेज होता है, कुछ लोगों को ज़्यादा मनी होता है, ज़्यादा सम पीपल आर रिच एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर पुअर, बहुत सारे लोग गरीब भी होते हैं। अब क्या होता है, गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है कि जो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर हो उसको कम करे। कैसे कर सकता है कम? बजटरी के पॉलिसी के थ्रू। आपको पता है कि बजट में गवर्नमेंट जो होता है टैक्सेशन पॉलिसी जो रिसिप्ट पार्ट ऑफ द बजट है, हमने देखा नहीं यहाँ पे गवर्नमेंट रिसिप्ट पार्ट, रिसिप्ट मतलब गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आता है? टैक्स के थ्रू पैसा आता है। अब गवर्नमेंट क्या करता है कि जो रिच लोग होते हैं या जो सामान वट एवर गुड दैट इज बॉट बाय रिच पीपल, ऑन दैट गवर्नमेंट इम्पोजेज मोर टैक्सेस, और इस तरह से उनसे पैसा कलेक्ट करता है, और जो पैसा गवर्नमेंट पास आता है उस पैसे को गवर्नमेंट स्पेंड करता है। कहाँ करता है स्पेंड? पब्लिक जैसे रोड बनवाने में हो गया, हॉस्पिटल बनवाने में हो गया, ब्रिज बनवाने में हो गया, इस तरह से स्पेंड करके। अब जब गवर्नमेंट जब वो पैसा टैक्स के थ्रू गरीब अमीर लोगों से कलेक्ट किया है, उसको जब स्पेंड करेगा किसके ऊपर? ब्रिजेज बनवाने में, रोड बनवाने में, तो ये पैसा अल्टीमेटली जाएगा कहाँ? जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, तो जनरली पुअर पीपल वर्क इन दीज construction site, so money from rich goes in the hand of the poor people, और इस because तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करता है आपका? रीडिस्ट्रीब्यूट एक्टिविटी। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो जो रिच लोग होते हैं उन पे ज़्यादा टैक्सेस लगाते हैं, और जो टैक्सेस से पैसा कलेक्ट होता है उसको ऐसे स्पेंड किया जाता है जिससे कि ये गरीब लोगों तक पहुँच सके, और इस तरह से गवर्नमेंट ट्राई टू रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। Government try to reduce the gap between rich and poor through budget policy, that is through taxation policy as well as through expenditure policy. तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। आपको पता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज होते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं, जैसे कि आपका रेलवे हो गया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, और ONGC हो गया, उसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं। दूसरी बात है कि दो तरह के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होते हैं। एक जो होते हैं कि जिसको हम नवरत्ना बोलते हैं, या जो बहुत अच्छा पैसा अर्न करते हैं, तो उनको तो हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको गवर्नमेंट को पैसा एलोकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैं जो कि वेलफेयर मोटिव से चलाए जाते हैं, जैसे कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, जैसे कि आपका रेलवे हो गया। तो इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को और ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये कॉमन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, और गवर्नमेंट इसको ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाता है, और इसकी वजह से इनका जो इनकम होता है वो कम होता है देन द एक्सपेंडिचर। सो जनरली ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जहाँ पे कि उनका जो दे डोंट मैनेज टू अर्न प्रॉफिट, उनके लिए पैसा एलोकेट करना पड़ता है जिससे कि वो चलते रहें। क्योंकि अगर मान लो वाटर सप्लाई है, इनका कलेक्शन जो है रेवेन्यू 50 रुपीज़ हो रहा है, और उनका खर्चा जो है, बिकॉज खर्चा मतलब कि उनको मेंटेन करना सारा चीज़, फिर स्टाफ को सैलरी देना, वो ऑलमोस्ट कम टू डबल 100 रुपीज़ सपोज। तो अब क्या होगा, 50 रुपीज़ कहाँ से आता है? तो गवर्नमेंट बजट से कुछ पैसा ऐसे पब्लिक एंटरप्राइज को एलोकेट करता है जिससे कि ये चले, क्योंकि वाटर सप्लाई तो बंद नहीं कर सकता है गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद नहीं कर सकता अगर लॉस हो रहा है तो, क्योंकि ये हर आदमी यूज करता है, इवन कॉमन मैन ऑल्सो यूज करते हैं। और अगर इसको ज़्यादा रेट पे लाया जाए तो लोग, गरीब लोग या लोअर सेक्शन के पीपल ऑफ द लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कैन नॉट बाई इट। सो इस तरह से गवर्नमेंट को चलाना पड़ता है, और इस सारे ऐसे पब्लिक एंटरप्राइज को चलाने के लिए गवर्नमेंट को बजट से पैसा एलोकेट करना पड़ता है। तो इस ये है कि आपका मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। नेक्स्ट है स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब एक चीज हमें सबसे पहले समझना है कि वी लिव इन ए कैपिटलिस्ट सिस्टम। कैपिटलिस्ट सिस्टम मतलब होता है कि जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल मोस्ट ऑफ द थिंग, और जब प्राइवेट कंट्रोल करता है, आपको पता है कि 1991 के बाद या इवन पहले ऑल्सो, ऐसी बात नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर है जो इम्पोर्टेंट हो गए हैं। और कैपिटलिस्ट सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है अप्स एंड डाउन्स इन द इकोनॉमी। अप्स एंड डाउन्स मतलब क्या होता है कि देखो, अगर मैं यहाँ पे बना कर भी दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये है, ये एक इंडिकेटर है, और कोई भी इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन्स होता है। जैसे कि ये हो गया, इसको हम बिजनेस साइकिल बोलते हैं। बिजनेस साइकिल मतलब मान लो कि ये डिप्रेशन हो गया, ये बूम हो गया, फिर डिप्रेशन हो गया, बूम हो गया। तो ये कैपिटलिस्ट सिस्टम में चलता रहता है। कैपिटलिस्ट सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि बिजनेस साइकिल और अप्स एंड डाउन्स इन द इकोनॉमी। लेकिन अगर मान लो ये अप बहुत ज़्यादा हो जाता है, डाउन बहुत ज़्यादा हो जाता है, देन इट क्रिएट प्रॉब्लम। ये एक प्रॉब्लम शुरू कर देता है। क्या प्रॉब्लम शुरू होता है? मान लो कि बहुत ज़्यादा आप ये हो गया, दैट इज कॉल्ड राइज इन द प्राइस। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है तो उस सिचुएशन में मान लो कि कोई इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होने से क्या होता है कि हर चीज़ का प्राइस बढ़ना शुरू होता है। सो व्हाट इज इन्फ्लेशन? जनरल राइज इन द प्राइस लेवल ऑफ इन एन इकोनॉमी फॉर मेनी ईयर्स। अगर हम बहुत सालों से हम देखते हैं कि प्राइस लेवल जो है बढ़ते जा रहा है, देन दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन होना, अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है, दैट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। क्योंकि आपको पता है कि देयर आर सेक्शन इन द सोसाइटी दैट इज दोज हु आर डूइंग गवर्नमेंट जॉब्स या पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनका इनकम उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता जिस प्रोपोर्शन में प्राइस बढ़ते हैं। तो उस सिचुएशन में these two sections start suffering a lot. तो गवर्नमेंट हैज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। अब गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है? अब क्या करता है कि गवर्नमेंट, देखो इन्फ्लेशन क्यों होता है? क्योंकि मार्केट में पैसा ज़्यादा इंजेक्ट हो गया है। गवर्नमेंट हैज इंजेक्टेड मोर मनी इन द इकोनॉमी, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट हैज इंक्रीज। जब पैसा ज़्यादा लोगों के पास आता है और जो ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं तो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करता है? बजट के थ्रू जो पैसा ज़्यादा इंजेक्ट हो उसको निकालने की कोशिश करता है, ज़्यादा टैक्सेस लगाता है जिससे कि लोगों से पैसा गवर्नमेंट के पास वापस आ जाए। या गवर्नमेंट जो खर्चा करता है, स्पेंड करता है, एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो रोड वगैरह, ब्रिजेज वगैरह बनाने में जो खर्चा करता है, उसको धीरे धीरे कम करना शुरू कर देता है। और इस तरह से मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा इंजेक्ट नहीं होता है, और थ्रू टैक्सेशन ट्राई टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम द इकोनॉमी। और जब इकोनॉमी से पैसा बाहर निकलने लगता है तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम होने लगता है। जब डिमांड कम हुआ तो प्राइस भी कम होना शुरू हो जाता है, और इस तरह से गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। दूसरी बात है, मैंने बताया था कि जब ऊपर जाता है तो इन्फ्लेशन होता है, और बहुत नीचे आता है तो डिफ्लेशन बोलते हैं। डिफ्लेशन भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा फॉल इन द इकोनॉमी और मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाना भी अच्छी बात नहीं है। अब मार्केट जब ज़्यादा गिर जाता है तो उस समय क्या होता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो पैसा लगाने को तैयार नहीं होते मार्केट में, और जब हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे इकोनॉमी में तो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगा, हम कम से कम चीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, और इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है अफेक्ट करना शुरू होता है। इसलिए इवन बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में गिरना भी अच्छी बात नहीं है। तो गवर्नमेंट इसको भी कंट्रोल करता है। मान लो कि गवर्नमेंट में परचेसिंग पावर नहीं है, लोगों के पास पैसा कम है और इसकी वजह से डिमांड नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है कि टैक्सेस में कुछ छूट दे देता है। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुरू कर देता है, जैसे रोड बनवाना, ब्रिज बनवाना या हॉस्पिटल बनवाना। जब इस सब चीज़ में पैसा गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने लगता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि इकोनॉमी में पैसा इनफ्लो होता है, लोगों का डिमांड बढ़ने लगता है, और स्लोली वी ट्राई टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन, या जो मार्केट में मंदी हुआ उसको हम ओवरकम करने लगते हैं। तो ये है हमारा स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस तरह से हम मार्केट में एक्सेस इन्फ्लेशन या एक्सेस डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। और लास्ट जो है इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको पता है कि कोई भी कंट्री में इकोनॉमी, हर कंट्री चाहता है कि उस कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो, और इस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें
पैसा इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इन्वेस्टमेंट कब होता है? जब हम सेविंग करेंगे। तो गवर्नमेंट बजट के थ्रू बहुत सारे एनकरेजमेंट देता है लोगों को, जिससे कि लोग अपना पैसा सेव करें, और जो पैसा सेव होता है वही पैसा इन्वेस्ट होता है इकोनॉमी में। और जब सेविंग ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा, पैसा लगाया जाएगा इकोनॉमी में बहुत ज्यादा। जब ज्यादा पैसा लगेगा यानी कि ज्यादा रोड बनेगा, ज्यादा ब्रिज बनेगा, ज्यादा हॉस्पिटल बनेगा, ज्यादा इंडस्ट्री लगेगा। तो जब ये सब चीज ज्यादा होगा तो उस कंट्री का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाता है, और जब वो ज्यादा प्रोड्यूस करने लगता है, उस सिचुएशन में हम देखते हैं कि वो ज्यादा प्रोड्यूस करता है, और ज्यादा प्रोड्यूस करता है तो ऑटोमेटिकली देयर इज ग्रोथ इन द इकोनॉमी। क्योंकि अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, मशीनरी में, ब्रिजेज रोड वगैरह बनाने में, तो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है। हम पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, और पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस करने को ही हम इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव है। तो हमने देखा बजट क्या होता है, हमने ये देखा कि बजट के थ्रू गवर्नमेंट क्या क्या अचीव करना चाहता है। ये 5 पॉइंट जो है वो इंडिकेट करते हैं कि बजट के थ्रू गवर्नमेंट ये रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करना चाहता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी करना चाहता है, थर्ड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज करना चाहता है, उसको स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, और फिर टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये पांचों पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑब्जेक्टिव के बारे में। एक चीज आप याद रखना कि कोई भी एक पॉइंट बोर्ड में आ सकता है और उसको बोलेंगे कि 3 नंबर के डिस्क्राइब करो। तो इसलिए ये नहीं कि हम कोई भी एक पॉइंट को 2-2, 3-3 लाइन हमें पढ़ना है, हमें डिटेल में पढ़ना है। कम से कम एटलीस्ट यू मस्ट बी रेडी टू आंसर फॉर 3 मार्क क्वेश्चन। क्योंकि कोई भी एक पॉइंट, मान लो ये दे देते हैं कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एक्सप्लेन करो 3 नंबर का, या रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी, तो उसमें आपको एटलीस्ट 3 पॉइंट तो यू हैव टू नो कि हाउ टू एक्सप्लेन फॉर 3 मार्क क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू अदर सेक्शन ऑफ बजट। अब हम देखते हैं यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ बजट। अब हमने तो देखा बजट क्या होता है। बजट मतलब गवर्नमेंट का इनकम एक्सपेंडिचर जो होता है उसको हम बजट बोलते हैं। गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड और इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज इनकम, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, उसको हम बजट बोलते हैं। अब यहाँ पे बजट का क्या क्या कंपोनेंट होता है, क्या क्या इसके चीज इसके अंदर होता है। तो बजट 2 तरह के बजट कंपोनेंट है। एक तो है बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट मतलब जो पैसा आ रहा है, जैसे मान लो बजट मतलब गवर्नमेंट कितना आएगा, कितना खर्चा करेगा। तो सबसे पहला पार्ट है आएगा, रिसिप्ट, और दूसरा जो है बजट का एक्सपेंडिचर। तो रिसिप्ट के अंदर क्या होता है हम देखते हैं पहले। रिसिप्ट के अंदर भी 2 कंपोनेंट है, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है और कैपिटल रिसिप्ट होता है। रिसिप्ट मतलब पैसा जो गवर्नमेंट पास आ रहा है। अब वो पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या क्या सोर्सेस है बजट रिसिप्ट का, क्योंकि बजट मतलब गवर्नमेंट का कहाँ से इनकम आ रहा है और कहाँ वो खर्चा कर रहा है। तो बजट रिसिप्ट के अंदर, कंपोनेंट ऑफ बजट के अंदर 2 आता है, बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर, यानी कि जो आया पैसा और जो खर्चा किया हुआ। अब आने के अंदर भी हम देखते हैं कि इससे 2 कंपोनेंट है, 2 तरह से गवर्नमेंट का पैसा आता है। सबसे पहला तो पैसा आने का रेवेन्यू रिसिप्ट है, और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट ये थोड़ा सा हम मुश्किल है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट होता क्या है। देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट है गवर्नमेंट का जिससे कि ना गवर्नमेंट के पास लायबिलिटी बढ़ता है और ना ही गवर्नमेंट का एसेट्स कम होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको कि रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट व्हिच नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर लीड टू रिडक्शन इन द एसेट्स। इसका मतलब क्या होता है कि नाइदर क्रिएट लायबिलिटी, मतलब क्या होता है कि कर्ज या बोझ। अगर मान लो कि मैं किसी से 100 रुपये ले रहा हूं तो मुझे चुकाना है, सो लायबिलिटी है मेरे ऊपर कि मुझे चुकाना है। और तो मान लो मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पास 100 रुपीज आ रहा है सपोज, वो 100 रुपीज ना ही मैं कर्जा लेके ला रहा हूं, ना ही मैं अपना एसेट्स को बेच के ला रहा हूं। तो इस तरह का रिसिप्ट को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। देखो, गवर्नमेंट को पैसा तो आता है, लेकिन वो पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, उस पैसे, मान लो कि गवर्नमेंट के पास टैक्स के थ्रू पैसा आया, तो ये पैसा जो है गवर्नमेंट को ना चुकाना है, लायबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट के पास, ना ही लायबिलिटी बढ़ता है, ना ही गवर्नमेंट ने अपने एसेट्स को बेच के वो पैसा लाया है। सो एनी इनकम दैट कम्स टू द गवर्नमेंट दैट डज नॉट क्रिएट लायबिलिटी, यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ रहा है कि उसे चुकाना है, ना ही गवर्नमेंट वो पैसा अपने एसेट्स को बेच के ला रहा है, तो ऐसे रिसिप्ट को हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। और दूसरा जो है, जैसे मान लो कि टैक्स हो गया, अगर मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स से पैसा कलेक्ट किया, तो क्या गवर्नमेंट को चुकाना है, वो कर्जा थोड़ी ना है गवर्नमेंट के ऊपर कि चुकाना है, इसलिए टैक्स रिसिप्ट जो होता है वो हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आता है। दूसरा है नॉन टैक्स रिसिप्ट, हम उसके बारे में देखेंगे थोड़ा करके अभी थोड़ी देर में, कि नॉन टैक्स रिसिप्ट मतलब मान लो फी फाइन आया, मान लो चालान कट गया,
तो चालान कटने से क्या होता है कि वो पैसा गवर्नमेंट के ट्रेजरी में आ गया। अब क्या वो चुकाना है गवर्नमेंट को? नहीं चुकाना है। क्या गवर्नमेंट वो पैसा अपना एसेट्स को बेच के लाया? नहीं। तो जब गवर्नमेंट के पास किसी भी तरह से पैसा आता है जिसमें कि उसका लायबिलिटी नहीं बढ़ता है, या लायबिलिटी बढ़ना मतलब कि मुझे चुकाना है, ऐसा कुछ नहीं उसके ऊपर जिम्मेदारी आता है, या वो पैसा आ रहा है लेकिन कोई एसेट्स बेच के नहीं आ रहा है, देन दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। सो दूसरा कैपिटल, लेट अस फर्स्ट डिस्कस रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या होता है कि अगर मान लो गवर्नमेंट के पास, मान लो कि मेरे पास 100 रुपए आ रहा है, तो ये मैंने किसी से कर्जा लेके आ रहा हूं, तो मेरे पास लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो ये हो गया कैपिटल रिसिप्ट। जब आपका लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, देन दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। जब आप अपने सामान को बेच के पैसा ला रहे हो, देन दैट इज कॉल्ड, अगर मान लो कि मेरे पास एसेट्स था, मान लो मेरे पास एक फ्लैट था जिसको मैंने बेच दिया, तो आपका एसेट्स कम हो गया ना, पैसा तो आया आपके पास, दोनों सिचुएशन में पैसा आया, आपने कर्जा लिया तभी भी आपका पैसा आया, आपने अपना फ्लैट बेच दिया तभी भी आपका पैसा आया, लेकिन ये दोनों में क्या हो रहा है, आपका एसेट्स कम हो रहा है या आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है। कर्जा ले रहे हो तो आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है। सो कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? वो रिसिप्ट इन विच और दैट क्रिएट लायबिलिटी और दैट लीड टू इंक्रीज इन द लायबिलिटी एंड लीड टू रिडक्शन इन द एसेट्स। अगर आपके पास पैसा आ रहा है आप अपना एसेट्स बेच के, या अगर आप पैसा आ रहा है कर्जा लेके, देन इन बोथ द सेंस इट विल बी कॉल्ड एज ए कैपिटल रिसिप्ट। सो कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच क्रिएट लायबिलिटी एंड लीड टू रिडक्शन इन द एसेट्स। आपका एसेट्स कम हो रहा है या लायबिलिटी बढ़ रहा है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से देखें तो क्या हो रहा है कि मान लो कि मेरे पास पैसा आ रहा है, ये पैसा मैंने कर्जा लेके लाया, तो मेरा लायबिलिटी बढ़ गया, मुझे कर्जा चुकाना है, या मैंने अपना एसेट्स बेच दिया तो आपका रिडक्शन द एसेट्स हुआ, तो उससे आपके पास पैसा आया। तो अगर इन दोनों तरीके से गवर्नमेंट पास पैसा आता है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे ना कोई लायबिलिटी हो रहा है ना कोई एसेट्स में रिडक्शन हो रहा है। अगर बिना कोई लायबिलिटी बढ़े हुए या बिना कोई एसेट्स में रिडक्शन हुए गवर्नमेंट पास अगर पैसा आता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। इसी का उल्टा क्या होता है, इफ एनी रिसिप्ट दैट कम टू गवर्नमेंट व्हिच लीड टू इंक्रीज इन द लायबिलिटी एंड व्हिच लीड टू रिडक्शन इन द एसेट, देन दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट हम सबसे पहले तो देखते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि गवर्नमेंट का पैसा तो आ रहा है और वो पैसा से गवर्नमेंट को लायबिलिटी नहीं बढ़ रहा है या एसेट्स कम नहीं हो, तो कौन सा पैसा हो गया जो आ रहा है गवर्नमेंट का लायबिलिटी नहीं बढ़ रहा है? तो इसमें सबसे पहला तो टैक्स रिसिप्ट। देखो गवर्नमेंट टैक्स, पहले तो हम टैक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। टैक्स क्या होता है? टैक्स होता है कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय पीपल टू द गवर्नमेंट फॉर विच देयर इज नो डायरेक्ट रिटर्न। यानी कि टैक्स जो होता है ये हमें कंपल्सरी देना होता है। अगर हमारा इनकम लेवल कुछ अमाउंट से ज्यादा है तो हमें टैक्स देना ही होता है। सो इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट दैट इज मेड बाय पीपल ऑफ दैट कंट्री टू द गवर्नमेंट। किसको देते हैं हम? गवर्नमेंट को देते हैं। और देयर इज नो डायरेक्ट रिटर्न फॉर द टैक्स, यानी कि मान लो किसी आदमी ने बहुत ज्यादा टैक्स दिया तो ये नहीं गवर्नमेंट को बोल सकता है कि रोड हमारे घर के सामने से गुजरना चाहिए, ये नहीं बोल सकता है कि हमारे घर के सामने पार्क होना चाहिए क्योंकि आई हैव पेड मोर टैक्सेस। यू कैन नॉट आस्क डायरेक्ट रिटर्न फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड दैट इज द मेन स्पेशलिटी ऑफ द टैक्स कि टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, but you cannot demand directly benefit for the tax that you are paying to the government. अगर गवर्नमेंट पब्लिक पार्क मेंटेन कर रहा है, रोड बना रहा है, डिफेंस दे रहा है, जुडिशरी दे रहा है, ट्रैफिक पुलिस दे रहा है, आप उसको एंजॉय करो, आप उसका फायदा उठा सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट आस्क फ्रॉम द गवर्नमेंट डायरेक्टली दैट आई हैव पेड दिस मच अमाउंट ऑफ मनी एज ए टैक्स, सो I need to give me this and this benefit. नहीं, you cannot ask this one. So tax क्या होता है? कंपल्सरी पेमेंट होता है। कौन देते हैं? सिटीजन ऑफ ए कंट्री। और पब्लिक देते हैं, किसको देते हैं? गवर्नमेंट को देते हैं। सो टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय पीपल टू द गवर्नमेंट एंड फॉर विच यू कैन नॉट डिमांड डायरेक्टली एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट से कुछ डायरेक्ट नहीं मांग सकते हो कि नहीं मैंने इतना टैक्स दिया तो पार्क मेरे घर के सामने से बनना चाहिए, नहीं। But whatever facility government is providing, you can avail those facility. So this is the tax. अब देखो टैक्स भी दो तरह के होते हैं और इसे समझना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि व्हाट आर द टू टाइप ऑफ टैक्सेस। सो एक टैक्स जो होता है डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है
कि when tax is imposed on the income of the individual, then that individual cannot shift the burden to other. Such taxes are called direct tax. So direct tax are those taxes which will have to be paid by the person on whom it is imposed. जिसके ऊपर लगाया जाता है उसी को देना होता है. जैसे इनकम टैक्स हो गया, मान लो किसी आदमी की इनकम 10 लाख रुपए है ईयरली, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, उसे देना है. वो क्या करे, किसको शिफ्ट कर सकता है? सो इनकम टैक्स हो गया, ये डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि जिसके ऊपर लगाया जाता है उसी को देना होता है. सो इट विल हैव टू बी पेड बाय दैट पर्सन ऑन whom it is imposed. He or she cannot shift the burden of the tax on somebody else, and that is why it is called direct tax. And there is indirect tax होता है. Indirect tax मतलब होता है कि burden can be shifted to other. जैसे मान लो कि मैं एक पेन बना रहा हूँ और इस पेन को मैंने सोचा 10 रुपए में मार्केट में बेचूंगा, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, मुझे इस पेन पे 2 रुपए टैक्स लगाना है. अब उस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, मैं इस पेन का दाम 2 रुपया बढ़ा दूंगा, यानी कि now I will sell this pen at 12 rupees. Earlier I was thinking to sell this pen at 10 rupees, but since government has imposed taxes on it, I will increase the price and sell it at 12 rupees. So what I have done, tax is imposed on me, but I have shifted the burden on final consumer. जो खरीदे वो देगा. So यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हम टैक्स के बर्डन को शिफ्ट कर सकते हैं. तो जब हम टैक्स के बर्डन को शिफ्ट करते हैं, then it become indirect taxes. So it is imposed on one person, but actually paid by other person. So burden can be, when the burden can be shifted on another person, then that is called indirect tax. So commodity tax जो हो गया, सेल टैक्स हो गया, ये सारे टैक्सेस, जीएसटी हो गया, ये सारे हम शिफ्ट कर सकते हैं फाइनल कंज्यूमर के ऊपर. लगाया किसी और के ऊपर जाता है, बट कोई और देता है इसे, तो इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं और दूसरा डायरेक्ट टैक्स होता है. ठीक है, तो इस तरह से हमें टैक्स क्या होता है एंड व्हाट आर द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस. उसके बाद नॉन टैक्स रिसिप्ट में क्या आता है, नॉन टैक्स रिसिप्ट में फी हो गया, फाइन हो गया, पेनल्टी हो गया. अगर मान लो कि आपको एस्टेट हो गया, एस्टेट मतलब होता है कि अगर मान लो कोई आदमी है जो कि जिसके पास प्रॉपर्टी है लेकिन वो मर गया, उसका कोई रिलेटिव नहीं है, नोबडी इज देयर टू क्लेम दैट प्रॉपर्टी, उस सिचुएशन में गवर्नमेंट ऐसा प्रॉपर्टी को अपने अंडर ले लेता है और दैट बिलोंग्स टू गवर्नमेंट नाउ. इसको हम बोलते हैं एस्टेट. और दूसरा जो होता है, अगर मान लो डिविडेंड है, डिविडेंड मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट के कंपनी में शेयर है तो उससे उनको पैसा मिलता है, प्रॉफिट का पार्ट मिलता है, तो उसको डिविडेंड बोलते हैं. और भी बहुत सारे आइटम है यहाँ पे हम देखते हैं कि दैट इज कॉल्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है स्पेशल असेसमेंट. स्पेशल असेसमेंट क्या होता है कि अगर मान लो गवर्नमेंट कोई पैसा इन्वेस्ट करता है कहीं पे, जैसे कि मेट्रो बना रहा है, तो जब मेट्रो बनता है किसी एरिया में, तो उस एरिया के आसपास जो घर होते हैं, लैंड होता है, बिल्डिंग होता है, उसका प्राइस बढ़ जाता है. जैसे मान लो कोई फ्लैट था जो कि 50 लाख में मिल रहा था, लेकिन वहाँ मेट्रो बनने की वजह से उस फ्लैट का दाम 1 करोड़ रुपीज हो गया है. तो अब देखो, जिस आदमी का वहाँ घर था या फ्लैट था, उसका तो वो प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ गया है. तो गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशन में उन एरिया में जहाँ पे कि गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट की वजह से प्रॉपर्टीज का या हाउसेस का या फ्लैट्स का वैल्यू बढ़ा है, ऐसे ओनर्स के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा टैक्स. और उस एक्स्ट्रा टैक्स को हम बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट. तो ये भी एक तरीका है नॉन टैक्स रिसिप्ट का. तो इस तरह से गवर्नमेंट का पैसा तो आता है, बट यहाँ पे कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ता है गवर्नमेंट का टैक्स या नॉन टैक्स रिसिप्ट में, उसे कोई एसेट्स में कमी नहीं आता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट. नेक्स्ट जो होता है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट. नेक्स्ट आता है कैपिटल रिसिप्ट. कैपिटल रिसिप्ट मतलब कि मैंने क्या बताया था, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, दैट क्रिएट लायबिलिटी, जिससे आपका बोझ बढ़ जाता है, आपको चुकाना है तो बोझ बढ़ गया. एंड दैट लीड टू रिडक्शन इन द एसेट्स, जिससे कि आपका एसेट्स में कमी आने लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट. अब कैपिटल रिसिप्ट में सबसे पहले तो बोरोइंग है. अगर मान लो गवर्नमेंट पैसा कर्ज पे ले रहा है, पब्लिक से ले रहा है, आरबीआई से ले रहा है, दूसरे कंट्री गवर्नमेंट से ले रहा है, वर्ल्ड बैंक से ले रहा है, आईएमएफ से ले रहा है, तो ये कर्जा है गवर्नमेंट का एंड गवर्नमेंट को उसको चुकाना है. तो जब गवर्नमेंट कर्जा लेता है, देन गवर्नमेंट का पैसा तो आ रहा है, रिसिप्ट मतलब आ रहा है पैसा, लेकिन ये रिसिप्ट जो है बोरोइंग के थ्रू आ रहा है, यानी कि लायबिलिटी बढ़ा रहा है, इसलिए दैट विल बी कॉल्ड एज ए कैपिटल रिसिप्ट. नेक्स्ट जो होता है हमारा
रिकवरी ऑफ लोन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आए तो बहुत डिफिकल्ट होता है इसको करना। देखो रिकवरी ऑफ लोन मतलब क्या होता है कि अगर मान लो गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखा था, चाहे तो हो सकता है लोन स्टेट गवर्नमेंट को दिया हो, यूनियन टेरिटरी को दिया हो, उस सिचुएशन में गवर्नमेंट, अगर मान लो कि गवर्नमेंट ने लोन दे रखा है तो उससे उसको इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो जो लोन मान लो कि 100 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने यूनियन टेरिटरी को दे रखा है या स्टेट को दे रखा है, तो वो गवर्नमेंट का 100 करोड़ रुपए जो लोन है वो एसेट्स है। क्यों एसेट्स है? क्योंकि गवर्नमेंट उससे इंटरेस्ट अर्न कर रहा है। अब मान लो कि वो लोन वापस आ जाता है और दैट इज कॉल्ड रिकवरी ऑफ लोन। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे रखा था वो 100 करोड़ रुपए, और उससे मान लो गवर्नमेंट को 1 लाख रुपीस इंटरेस्ट आ रहा था। अगर मान लो जो लोन उसने स्टेट गवर्नमेंट को दिया हुआ है 10 लाख का वापस आ जाता है, तो गवर्नमेंट का एसेट्स कम हो रहा है ना। एसेट्स मतलब हम एसेट किसको बोलते हैं? मान लो आपको प्रॉपर्टी है जिसे आपको रेंट आ रहा है, तो वो प्रॉपर्टी आपकी एसेट्स है। उसी तरह से गवर्नमेंट का 10 लाख रुपए जो था वो एसेट्स था, क्योंकि वो 10 लाख रुपए इनकम जनरेट कर रहा था। बट जब वो पैसा वापस आ जाता है तो उसका इनकम जनरेशन कम हो जाता है। So we can say that there is reduction in the assets of the government when there is recovery of loan, and that is why recovery of loan is a capital receipt. Don't write it कि वापस पैसा आया तो रेवेन्यू रिसिप्ट है, नहीं, ये कैपिटल रिसिप्ट है। क्यों? क्योंकि जब लोन वापस आता है तो गवर्नमेंट का एसेट्स कम हो जाता है, क्योंकि लोन से उसे इंटरेस्ट मिल रहा था, एंड इन दैट सेंस लोन वाज ए एसेट टू द गवर्नमेंट। बट जो पैसा वापस आता है तो उसका जो इनकम अर्न करना वो पहले से कम हो जाता है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट, बिकॉज इट लीड टू रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। एंड थर्ड जो है अदर रिसिप्ट है। और भी मान लो कि गवर्नमेंट ने कोई और तरीके से पैसा, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट अपना एसेट्स को बेच रहा है। जैसे आपको पता होगा कि मारुति जो था पहले पूरा गवर्नमेंट के ओन था, पूरा का पूरा मारुति गवर्नमेंट ओन करता था, लेकिन बाद में 1991 के बाद हमने देखते हैं गवर्नमेंट ने मारुति में डिसइन्वेस्टमेंट किया, यानी कि मारुति का कुछ शेयर जो है सुजुकी को बेच देता है। और इस तरह से जैसे मान लो कि मारुति ने सुजुकी को 26% शेयर सुजुकी को बेच दिया और उससे 10,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के पास आया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का पैसा तो आया, लेकिन अपना एसेट्स को बेच के, अपना एसेट्स को कम करके। तो दैट इज व्हाई व्हेनेवर देयर इज डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, जो पहले गवर्नमेंट के पास था उसको पब्लिक को हैंड ओवर करना, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जो पैसा लगा हो उसको सेल ऑफ कर देना। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया कि मारुति का जो 26% शेयर जो है सुजुकी को बेच दिया, और उसको बेचने से गवर्नमेंट के पास 10,000 करोड़ रुपए आया। तो 10,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के पास आया ना, रिसिप्ट तो हुआ, लेकिन अपना एसेट्स को कम करके बेचने के बाद, इसलिए हम इसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, एंड दैट इज अदर रिसिप्ट के अंदर आता है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो ये हमने बजट रिसिप्ट पढ़ लिया। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर टैक्स और नॉन टैक्स हो गया, ये मैंने बता दिया आपको। फिर कैपिटल रिसिप्ट के अंदर बोरोइंग समझा दिया। रिकवरी ऑफ लोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा कि रिकवरी ऑफ लोन क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो उस सिचुएशन में आपको याद रखना होगा कि रिकवरी ऑफ लोन जो है वो कैपिटल रिसिप्ट है, बिकॉज इट लीड टू रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। और थर्ड जो अदर रिसिप्ट में मैंने डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बताया। अब हम देखते हैं दूसरा जो कॉम्पोनेंट है बजट का, जिसको हम बोलते हैं बजट एक्सपेंडिचर। ये रिसिप्ट था गवर्नमेंट का, जो पैसा आता है। अब जो पैसा आया उसको खर्चा करना होता है, जब खर्चा करना होता है तो उसको हम बजट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब देखो बजट एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा जिससे गवर्नमेंट का कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है या लायबिलिटी कम नहीं हो रहा है। मान लो गवर्नमेंट 100 करोड़ रुपए खर्चा किया, लेकिन इससे कोई लोन जो लिया था उसमें कमी नहीं आया, इट डज नॉट लीड टू रिडक्शन इन द लायबिलिटी। और उस 100 करोड़ खर्चा करने से कोई बिल्डिंग या ब्रिज या रोड वगैरह नहीं बना। सो अगर मान लो कोई रिसिप्ट गवर्नमेंट का दैट डज नॉट लीड टू क्रिएशन इन द एसेट्स, नॉट लीड टू
रिडक्शन इन द लायबिलिटी, देन दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी कि मान लो गवर्नमेंट का वो खर्चा जिसे गवर्नमेंट अपना नॉर्मल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया, पुलिस का सैलरी वगैरह ये सब दे रहा है, आपका जुडिशरी मेंटेन कर रहा है, डिफेंस हो गया, ये सब खर्चा गवर्नमेंट का खर्चा तो है, बट उस खर्चे से ना कोई एसेट्स क्रिएट हो रहा है, ना ही गवर्नमेंट का लायबिलिटी कम हो रहा है, ना ही गवर्नमेंट का बोझ कम हो रहा है। मान लो गवर्नमेंट ने लोन ले रखा था, तो ये जो 100 रुपीज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा हुआ, 100 करोड़ रुपये जो है सैलरी वगैरह डिफेंस फोर्सेस का हो गया, पुलिस का हो गया, जुडिशरी का हो गया, एजुकेशन के ऊपर खर्चा हो गया, इससे क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट का लायबिलिटी कम हुआ है? गवर्नमेंट ने लोन चुकाया? नहीं चुकाया। क्या इससे कोई एसेट्स क्रिएट हुआ है? नहीं हुआ है। तो ये भी तो एक खर्चा है, बट ऐसा खर्चा in that expenditure of the government which neither reduces liability nor lead to creation of assets, that expenditure of government is called revenue expenditure. So समझ में आ गया होगा आपको। अब दूसरा हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है कि वो एक्सपेंडिचर जिससे लायबिलिटी कम हो रहा है, वो एक्सपेंडिचर जिससे assets क्रिएट हो रहा है, so that expenditure of government which lead to reduction in the liability and creation of assets। अगर मान लो गवर्नमेंट 100 करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है, जिससे रोड बन रहा है, ब्रिजेज बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, तो यहाँ पे एसेट्स क्रिएट हो रहा है। जब एसेट्स क्रिएट होता है तो हो गया एक तरह से आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अगर मान लो गवर्नमेंट 100 करोड़ रुपए स्पेंड कर रहा है और लोन चुका रहा है, तो लायबिलिटी कम हो गया। सो ऐसा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जिससे कि आपका लायबिलिटी कम हो रहा है या एसेट्स क्रिएट हो रहा है, देन दैट इज कॉल्ड बजटरी, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ऐसा एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट जिससे कि ना कोई लायबिलिटी कम हो रहा है, नहीं एसेट्स में क्रिएशन हो रहा है, देन दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले तो आपका ये ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको समझा दिया बजट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि बजट का दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं। मैंने आपको बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर के बारे में बताया। बजट रिसिप्ट के अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट बताया। रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ से आता है ये भी बता दिया आपको। और टैक्स के बारे में बताया कि दो तरह के टैक्सेस होते हैं, हाँ, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों के बारे में समझाया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट आता है नॉन टैक्स रिसिप्ट के अंदर ये सारे आते हैं। एक तो इंटरेस्ट, गवर्नमेंट को ऊपर पैसा मिल रहा है, मान लो गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखा तो उससे इंटरेस्ट मिल रहा है। प्रॉफिट और डिविडेंड, गवर्नमेंट के बहुत सारे कंपनी हैं जो प्रॉफिट अर्न करते हैं, और बहुत सारे गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर या बहुत सारे कंपनी में गवर्नमेंट का शेयर भी है, तो वहाँ से उसको डिविडेंड आता है। उसके बाद लाइसेंस भी, अगर बहुत सारे लाइसेंस बनाए जाते हैं तो उससे भी गवर्नमेंट के पास मान लो 100, 200, 400 रुपये जो भी फी आ रहा है वो भी आता है। हॉस्पिटल्स में फ़ी आते हैं, स्कूल्स वगैरह वहाँ पे फीस आते हैं। फाइन और पेनल्टी बता दिया मैंने। एस्टेट बता दिया कि अगर मान लो किसी के पास कोई आदमी मर गया जिसका अपना कोई रिलेटिव नहीं है, उसके प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए उस सिचुएशन में वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले लेता है, तो वो भी इनकम हो गया एक तरह से। गिफ्ट और ग्रांट, मान लो बाहर कंट्री से गिफ्ट आ रहा है गवर्नमेंट को, ग्रांट, मान लो इंडिया में अकाल पड़ गया, इंडिया में सूखा पड़ गया, इंडिया में सुनामी आ गया, तो उस समय बाहर की कंट्री से बहुत सारा पैसा आता है इंडिया में एज ए ग्रांट और एड की मदद से, तो इवन दैट इज ऑल्सो गिफ्ट, वो भी गवर्नमेंट को चुकाना नहीं होता है। स्पेशल असेसमेंट मतलब मैंने मेट्रो का एग्जांपल दिया था, जहाँ मेट्रो बनता है उस एरिया का प्राइजेज बढ़ जाते हैं। जब प्राइजेज बढ़ जाते हैं तो उस समय गवर्नमेंट उस एरिया में स्पेशल टैक्स लगा सकता है लोगों से, क्योंकि उनका प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ा है, नॉट बिकॉज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट बट बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। एंड सो गवर्नमेंट कैन impose certain collect certain special taxes can be imposed on in those areas and that is called special assessment। तो इस तरह से मैंने बजट का एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट करवा दिया आपको, पार्ट 1 बजट के बारे में जो है। अब और एक वीडियो में आपको दूसरा सेक्शन भी करा देंगे और इस तरह से हमारा बजट खत्म हो जाएगा, फिर हम उसका क्वेश्चन से डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।